साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर जब अपने भगवान से कुछ मांगते भी हैं तो बस इतना ही कि जितने में ये पेट भरा जा सके। कबीर के अंदर कुछ रख लेने की लालसा नहीं दिखाई देती। करीब 600 साल पहले कबीर ने समय के महत्व को समझा दिया था और लिख दिया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुरी करोगे कब। हमने बचपन में इस दोहे पर कहानियां भी पढ़ी। समय का महत्व तब भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। कबीर ने जीवन के मूल्यों को आज के वक्त से बहुत पहले ही बता दिया था, जो आज के दिन भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। कबीर की विचारधारा मानव को जीने और जीने दो के अधिकार को बल देती दिखाई देती है। आज कबीर का जन्मदिन है, जिन्होंने जीने का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही बता दिया था। हम कबीर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली बर्स शो और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आइए हम आपको बताते हैं आज के शो के एपिसोड में हम क्या कुछ दिखाने वाले हैं। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने गुपकार नेताओं के साथ बैठक की। पीएम की इस बैठक से पाकिस्तान को बौखलाहट क्यों है? वहीं बिहार में स्पीकर का क्या फरमान है जिसने विधायकों को सोच में डाल दिया है। साथ ही बताएंगे आपको पश्चिम बंगाल में कैसे पकड़ा गया एक फर्जी आईएएस जो लोगों को लाखों का चूना लगाता था, और सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के छात्रों के लिए क्या फैसला लिया है। साथ ही बोर्ड के रिजल्ट आने की तारीख क्या है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी आखिर अपना बयान दर्ज करवाने गुजरात क्यों गए? क्या राहुल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? और मेरठ से वायरल हुई इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, जिसमें एक पुलिसकर्मी 2 महीने की बच्ची को अपने बाजू से टांगता नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से कश्मीर को लेकर दिल्ली में चर्चा जारी है। पूरे देश की नजर जम्मू कश्मीर पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुपकार नेताओं के साथ बैठक की और सरकार ने कश्मीरी नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन रखा। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कश्मीर के अन्य राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। पीएम के साथ इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद ये पहली अहम बैठक हुई। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान में भी बेचैनी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत के इस कदम से कश्मीर के एक खास राजनीतिक वर्ग को फायदा होने वाला है। पाकिस्तानी विश्लेषक इसे भारत की पुरानी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि बीजेपी सरकार परिसीमन के माध्यम से हिंदू बहुल जम्मू में कम से कम 7 और निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश करेगी, जिसके बाद जब भी यहाँ चुनाव हो तो इसमें वर्चस्व कायम किया जा सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस संबंध में पत्र भी लिखा था, जिसमें आशंका जताई गई थी कि भारत जम्मू कश्मीर में कोई नया बदलाव करने के लिए कदम उठा सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में भारत की जनसंख्या को बदलने या कश्मीर को बांटने के किसी प्रयास का विरोध करेगा। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत को 5 अगस्त 2019 के कदमों के बाद अब कश्मीर में और ज्यादा अवैध कदमों से परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान भारत के 5 अगस्त के कदमों का पुरजोर विरोध करता है। हमारी पाकिस्तान को सलाह है कि कश्मीर को लेकर चिंता करना छोड़ दें। कश्मीर हमारा है, हमें उसकी फिक्र है। पीएम की बैठक भी कश्मीर के सुधार को लेकर एक बड़ा कदम है। ये तो रही कश्मीर की बात। अब बढ़ते हैं बिहार, जहां बिहार के स्पीकर ने एक फरमान जारी किया है, जिसके बाद बिहार में हलचल मच गई है। बिहार के स्पीकर ने फरमान जारी किया कि जिन विधायकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें बिहार विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। अब विधानसभा में सिर्फ उन्हीं विधायकों को आने दिया जाएगा जिन्होंने कोविड की दोनों डोज ली है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नया फरमान जारी करते हुए कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ दिनों में ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। ऐसे में जिन विधायकों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली उन्हें परेशानी हो सकती है।
इस फरमान से सबसे ज्यादा दिक्कत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को हो सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों ने अब तक वैक्सीन की डोज नहीं लिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो वैक्सीन लेने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। उनकी सोच है कि पहले आम जनता का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने मॉनसून सत्र से पहले सभी विधायकों से सपरिवार टीके लगवाने की अपील भी की है। साथ ही अपने क्षेत्र के लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों के प्रोत्साहन से 80% से ज्यादा टीके लगेंगे, उन्हें विधानसभा की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बात तो सही है, जब कोई जनप्रतिनिधि टीका लगवाता है तो आम जनता का मनोबल बढ़ता है। नेता अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें। और जब बात वैक्सीनेशन की हो रही हो तो एक खबर पश्चिम बंगाल से भी आई है, जहां एक फर्जी आईएएस ने टीकाकरण का कैंप लगा दिया। पश्चिम बंगाल में एक फर्जी आईएएस पर पुलिस ने नकेल कसी है। जेनेटिक्स में एमएससी करने वाले देवांजन फर्जी आईएएस बनकर पहले भी कई बार फ्रॉड कर चुका है, पर हाल ही में उसकी पहचान तब हुई जब उसने कोलकाता के कस्बा थाना इलाके में कोरोना टीकाकरण के नाम पर एक कैंप आयोजित किया। अब फर्जी आईएएस अधिकारी देवांजन देव के मामले की जांच कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग ने शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में फर्जी आईएएस ने कई राज का खुलासा किया। उसने बताया कि वो जेनेटिक्स में एमएससी है और एक पूर्व बीएसएफ के जवान को अपनी सुरक्षा में रखता था। साथ ही वो अपने कार्यालय के 10 से 12 कर्मचारियों को 25-25 हजार रुपए भी देता था। पुलिस से पूछताछ में उसने ये भी बताया कि कस्बा से पहले उसने अमहर्ट स्ट्रीट में टीकाकरण शिविर लगाया था। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो कोलकाता निगम में नौकरी देने के नाम पर कई लोगों की झूठी परीक्षा ले चुका था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि दिए गए सभी टीके असली हैं या फिर नहीं, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक उन्हें थोक दवा बाजार बड़ा बाजार से वैक्सीन मिल गई थी। उधर लोगों को भी डर सता रहा है कि कहीं उसकी वैक्सीन एक्सपायर तो नहीं थी, लेकिन कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने बताया कि अभी तक की जांच में उसके पास से बरामद सारे वैक्सीन सही सलामत मिले हैं और कोई भी एक्सपायर नहीं था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके टीकाकरण कैंप में टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने भी टीका लगवाया था, लेकिन मैसेज नहीं मिलने के बाद संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। देवांजन ने खुद को नगर निगम का जॉइंट कमिश्नर बताया था और बिना इजाजत टीकाकरण कैंप लगाया था। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अब ये जानना चाह रही थी कि उसने कैंप क्यों लगवाए थे, फंड किसने दिए और उसे वैक्सीन मिली कहां से, उसने अपनी नकली पहचान के जरिए कौन कौन से काम किए, वगैरह वगैरह। बढ़ते हैं आगे। और जब बात कोरोना की हो ही रही है तो एक खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को आदेश दिए हैं कि 10 दिनों के भीतर 12वीं के मूल्यांकन प्रक्रिया का फॉर्मूला रेडी कर लिया जाए और 31 जुलाई तक 12वीं के रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाए। 12वीं की परीक्षा रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग शिक्षा बोर्डों के लिए एक समान मूल्यांकन प्रणाली बनाना असंभव है, इसीलिए कोर्ट एक समान मूल्यांकन प्रणाली अपनाने का आदेश नहीं दे सकता। लगे हाथ ये भी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की जगन सरकार को छोड़कर सभी राज्य बोर्ड महामारी को देखते हुए बोर्ड परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत है। आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो छात्रों के मूल्यांकन के लिए अलग से योजना बनाएंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य बोर्ड 10 दिनों के भीतर रद्द की गई परीक्षा फिजिकल परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं को सामने रखें और 31 जुलाई तक रिजल्ट की घोषणा कर दें। निश्चित रूप से कोरोना ने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है। कोरोना से छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से छात्रों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। छात्रों का रिजल्ट जितनी जल्दी आए उतना ही अच्छा है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। बीजेपी से उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अरुण सिंह को उतारा। अरुण सिंह उन्नाव के माखी रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी और राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के दामाद हैं। उन्नाव रेप कांड पीड़िता ने अरुण सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। रेप कांड पीड़िता के परिवार वालों को उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तब अरुण सिंह को भी आरोपी बनाया गया था।
पीड़िता ने पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी और उन्हें कहा कि बीजेपी उन लोगों को टिकट दे रही है जिन लोगों से मेरी जान को खतरा है। पीड़िता ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके करीबियों ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि दोषियों को जेल में डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी पार्टी से टिकट भी दे रही है। ऐसे में उन्हें न्याय कैसे मिल पाएगा? देखिए। मेरे दोषियों को सरकार बीजेपी टिकट वापस ले ले और टिकट ना दे। ये सारे दोषी हमारे हैं। गैंग रेप में अरुण सिंह है और मेरे पापा की हत्या में भी इन्वॉल्व है। इन लोगों ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अभी भी सरकार दोषियों का साथ दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि दोषियों को जेल के अंदर किया जाए, एक तरफ सरकार दोषियों को टिकट दे रही है। तो ये सरकार एक तरफ मेरे साथ अच्छा भी कर रही है, एक तरफ मेरे खिलाफ भी कर रही है, गलत कर रही है, दोषियों का साथ दे रही है बराबर। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अरुण सिंह की टिकट वापस कर ली जाए। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, मैं सरकार की सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। फिलहाल बीजेपी ने उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अरुण सिंह को उतारा था, लेकिन बवाल बढ़ता देख बीजेपी ने सेंगर के करीबी अरुण सिंह का टिकट काट दिया है। अब अगली खबर जुड़ी है राहुल गांधी से। बढ़ते हैं आगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल के सारे मोदी चोर वाले बयान में राहुल की पेशी हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यानी कि गुरुवार सुबह गुजरात के सूरत पहुंचे। राहुल गांधी को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश होना था। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया गया है। राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि उन्होंने किसी समाज के लिए ये बात नहीं कही, बल्कि चुनाव के दौरान एक राजनीतिक कटाक्ष किया था। इस मामले में उन्हें ज्यादा याद नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सारे मोदी चोर हैं और इसी मसले पर राहुल गांधी पर मोदी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने राहुल के बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी के एक बयान को आधार बनाया गया है। यहाँ रैली में राहुल ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सबके पास मोदी सरनेम है। हर चोर मोदी सरनेम क्यों रखता है? आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता की उस मांग को ठुकरा दिया गया है, जिसमें कैमरामैन का बयान दर्ज कराने की बात कही गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आपने अब तक सोशल मीडिया पर मेरठ से आई ये तस्वीर तो देख ही ली होगी, जिसमें एक पुलिसकर्मी 2 महीने के बच्चे को बेरहमी से पकड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर ने मेरठ पुलिस की किरकिरी करा दी। विपक्ष की पार्टियों ने ट्वीट कर खूब निशाना साधा। पूरी घटना के बारे में आपको जानकारी दे दें कि शहर के बेगमपुल इलाके में नशेड़ियों के बीच हुए झगड़े के दौरान बीच बचाव करने पहुंची ट्रैफिक पुलिस पर हमला कर दिया गया था। इस दौरान पथराव भी हुआ। इस बीच ट्रैफिक पुलिस का एक जवान बच्ची को हाथ से पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मी ने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे वहां से उठाया था। अब इस मामले में पुलिस ने बच्चे की मां का एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें वो पूरे मामले की सच्चाई बयां कर रही है। बच्चे की मां का कहना है कि बाप और बेटे में शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। राजपाल और पुत्र जय कुमार शराब पीकर लड़ाई कर रहे थे। दोनों के झगड़े के बीच बच्ची आ गई थी। पुलिस अंकल ने बच्ची को बजाकर मुझे दिया था। बच्ची को कहीं भी चोट नहीं आई है। हमें यकीन है पुलिस का कहना सही हो और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित हो, पर 2 महीने के बच्चे को इस तरह से उठाना किसी खतरे से कम नहीं था। आज के शो में बस इतना ही। आप अपनों का और खुद का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।